Hello everyone, this is Rachna. Today I am describing chapter number 6 of class 10th, that is life processes. First of all, you have to understand the term life processes. सबसे पहले हम life processes term का मतलब समझते हैं. All living things, as you know students, living things includes plants and animals. They perform certain life processes like growth, excretion, respiration, circulation, etc. Means अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो कुछ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं थ्रू आउट दियर लाइफ, ताकि वो उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करके अर्थ पर खुद को जीवित रख सके, बॉडी मेंटेन कर सकें, लाइफ लॉन्ग जी सकें, और इन्हीं प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस. इफ समथिंग इज लिविंग, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, सर्वाइव कर रहा है अर्थ पर, then it will carry out the following life processes. Let us study these life processes one by one and understand the term meaning. यहाँ हम सिर्फ टर्म की मीनिंग को, मतलब को समझेंगे, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज मूवमेंट. बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू मूव. एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों ही मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स के मूवमेंट में डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि एनिमल्स कैन मूव देयर एंटायर बॉडी. एनिमल अपनी होल बॉडी मूव कर सकता है. प्लांट कांट मूव देयर होल बॉडी. प्लांट मूव प्लांट पार्ट्स, लाइक रूट्स मूव डाउन इनटू द सॉइल. रूट्स जो है प्लांट की, वो सॉइल की डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, टुवर्ड्स ग्रेविटी. स्टेम मूव अप टुवर्ड्स द लाइट. स्टेम जो है टुवर्ड्स लाइट मूव करती है. ब्रांचेस, लीव्स की मूवमेंट आप नोटिस करते हैं. एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एनिमल मूवमेंट इज़ वेरी क्विक. एनिमल की जो मूवमेंट है वेरी क्विक है, बहुत फास्ट है. बट प्लांट मूवमेंट इज़ कंपैरेटिवली स्लोअर एज कम्पेयर टू एनिमल्स. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं मूवमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में. नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी आउट ऑफ द फूड वी ईट. हम खाना खा लेते हैं और उस खाने से एनर्जी बनाने के प्रोसेस को, उस खाने से एनर्जी रिलीज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है सेल में कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस इज ग्रोथ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं. तभी जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो हिल रहा होता है, ग्रोथ शो करता है, छोटे से बड़ा होता है, तो इन सब चीज़ों को देख के हमें क्या पता लगता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? जीवित है, सर्वाइव कर रहा है, जिंदा है. प्लांट कंटिन्यू ग्रोइंग थ्रू आउट दियर लाइफ. प्लांट की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट लाइफ इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड ब्रेथ. वेयर एज एनिमल स्टॉप ग्रोइंग वंस दे रीच अडल्टहुड. एनिमल की जो ग्रोथ है वो अडल्टहुड स्टेज पे आके रुक जाती है, क्योंकि अडल्टहुड स्टेज पे एनिमल बिकम कम्प्लीटली मैच्योर्ड. नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव एन अवेयरनेस ऑफ चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट. एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में ये एबिलिटी होती है कि अगर सराउंडिंग्स में, आसपास अगर कोई भी चेंज होता है तो वो उस चेंज के अकॉर्डिंगली उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है उस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलाई. अब वो स्टिमुलाई किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट की फॉर्म में हो सकता है, लाइट की फॉर्म में हो सकता है, साउंड, टच, कोई केमिकल हो सकता है, ठीक है, विच हैव टेस्ट एंड स्मेल. तो इन स्टिमुलाई किसी भी टाइप का हो सकता है, और स्टिमुलाई के टाइप के अकॉर्डिंग एनिमल और प्लांट बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन जैसे हम हैं, अगर हमारा जो हाथ है वो किसी गर्म बर्तन पे गलती से रख जाता है, तो हम स्टिमुलाई इस टाइम क्या होता है? स्टिमुलाई इस टाइम होता है हीट. तो हम अपना हाथ तुरंत पीछे करते हैं ताकि हमारा हाथ जल ना जाए. तो ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हम किस स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स कर रहे हैं? हीट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं. वैसे ही एक एग्जांपल अगर हम प्लांट में लें, प्लांट की जो स्टेम है वो टुवर्ड्स लाइट मूव करती है, तो वो यानी कि प्लांट की जो स्टेम है वो रिस्पॉन्ड कर रही है, लाइट को रिस्पॉन्ड कर रही है. प्लांट जनरली अपीयर लेस रिएक्टिव एंड देयर रिस्पॉन्स इज स्लोअर. प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्स बहुत स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं. एनिमल ऑन द अदर हैंड रिस्पॉन्ड क्विकली. Next life process is nutrition. It is the process by which an organism obtain its food. Food obtain करने के प्रोसेस को, फूड लेने के प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. न्यूट्रिशन इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी. न्यूट्रिशन ज़रूरी है ताकि हमको एनर्जी मिल सके, हम काम कर सकें, बाकी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सकें, इसलिए न्यूट्रिशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन.
All living things must produce offspring, newborn baby like themselves in order for their species to survive. कोई भी स्पीशीज़ का ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कैट स्पीशीज़ हो, डॉग स्पीशीज़ हो, ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट हो, हर एक स्पीशीज़ का ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है ताकि उसकी जो स्पीशीज़ है वो अर्थ पे बनी रहे. क्योंकि अगर एक ही पॉपुलेशन रहेगी और नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी तो वो स्पीशीज़ क्या होगी, अर्थ से एक्सटेंड हो जाएगी. ठीक है, इसलिए कोई भी स्पीशीज़ का ऑर्गेनिज्म है वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करता रहता है, उसकी जनरेशन जो है वो आगे बढ़ती रहती है और इसी नेक्स्ट जनरेशन को, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के प्रोसेस को, अपनी जनरेशन के प्रोपिगेट करने के प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. ऑल लिविंग थिंग्स मेक वेस्ट प्रोडक्ट. These can be useless or harmful to it and therefore need to be get rid of it. It is the process of getting rid of metabolic waste. लिविंग थिंग्स की बॉडी में रेस्पिरेशन के दौरान, न्यूट्रिशन प्रोसेस के दौरान, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस के दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं. उन वेस्ट प्रोडक्ट को हमको बॉडी से एलिमिनेट करना होता है क्योंकि अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में रहेंगे तो वो हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं, कोई डिसीज़ हो सकती है उससे प्लांट बॉडी में, एनिमल बॉडी में, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है. इसलिए उस वेस्ट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन. तो ये कुछ लाइफ प्रोसेसेस थे, मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत नेसेसरी हैं और इनको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है लिविंग थिंग्स को ताकि वो इस अर्थ पर जीवित बने रहें और लाइफ लॉन्ग जी सकें. अब हम इन प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, न्यूट्रिशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड ऑब्टेन करने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं. न्यूट्रिशन का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ताकि हमको एनर्जी मिल सके, ताकि हम बाकी लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट कर सकें. ठीक है, कोई भी वर्क कर सकें. लेकिन ये एक वाइडर टर्म है. इस न्यूट्रिशन टर्म के अंदर 5 स्टेप्स आते हैं. फर्स्ट स्टेप होता है न्यूट्रिशन में इंजेशन. इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड को बॉडी के अंदर ले जाना. इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. सेकेंड है डाइजेशन. फूड बॉडी के अंदर गया, अब उस फूड को हमको डाइजेस्ट करना है. उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. थर्ड है एब्जॉर्प्शन. अब जब हमने कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर लिया तो उस सिंपल फूड को बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. तो द थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन. अब फूड एब्जॉर्ब कर लिया, अब उस फूड एब्जॉर्ब हो गया है उसे हमें बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन. नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप इज इजेशन. इनटेक हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया. अब इजेशन. अगर कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना होता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन. तो ये 5 स्टेप्स आते हैं न्यूट्रिशन में. फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन, फिफ्थ इज इजेशन. नाउ वी स्टडी न्यूट्रिशन टाइप्स. न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टर्म को अगर हम स्प्लिट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक, ये 2 टर्म्स में स्प्लिट हो जाएगी ये टर्म. तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद से भोजन तैयार कर लें. द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स और ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉप्स में आते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम प्रिमिटिव बैक्टीरिया. ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑटोट्रॉप्स क्या यूज़ करते हैं, दे यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. ऑटोट्रॉप्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल,
और उसे कन्वर्ट करते हैं हाई कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, लाइक कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये फॉलोइंग इवेंट्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है ये ग्रीन पिगमेंट है, जिसके वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। और ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है और इसका फंक्शन है लाइट सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। सेकेंड स्टेप इज कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। प्लांट लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्लांट जो है लाइट एनर्जी को फिक्स करता है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो यूज़ हो रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसको स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किस में हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में उसका रिडक्शन हो जाता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, 3 मेन स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो होते हैं। लुक एट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट यूज 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water in the presence of sunlight, chlorophyll, to form 1 molecule of glucose, 6 molecule of oxygen and 6 molecule of water। यानी प्लांट 6 molecule कार्बन डाइऑक्साइड 6 molecule वाटर के यूज़ करता है सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और बनाता है 1 molecule ग्लूकोज का, दैट इज C6H12O6। ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये इक्वेशन थी फोटोसिंथेसिस की जो आप ध्यान रखें। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड एज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ग्लूकोज बनाता है उस ग्लूकोज को प्लांट इंस्टेंटली यूज़ कर लेता है। कुछ ग्लूकोज इंस्टेंटली यूज़ हो जाता है इन फ्रूट फॉर्मेशन, फ्लावर फॉर्मेशन, फ्रूट राइपनिंग। कोई अगर इंजरी हो गई है प्लांट में तो उसको रिपेयर करने के लिए डायरेक्टली यूज़ हो जाता है। लेकिन जो फूड डायरेक्टली यूज़ नहीं हुआ, इंस्टेंटली यूज़ नहीं हुआ, कुछ रह जाता है तो उसे प्लांट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रख लेता है और जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसको फिर से यूज़ कर लेता है। वैसे ही ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है कि जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है, जो फूड एब्जॉर्ब हम कर लेते हैं उसका कुछ तो डायरेक्ट यूज़ हो जाता है और जो फूड यूज़ नहीं होता उस टाइम पे उसको हम किस फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं। कहाँ पर? लीवर में। लीवर में हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ये बात मैंने आपको अभी बताई कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिसके वजह से प्लांट के लीव्स का कलर ग्रीन होता है और ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है प्लांट सेल के अंदर और इसी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट इज स्टोमेटा। दीज आर टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा टाइनी पोर्स हैं जो कि लीव्स की अपर और लोअर सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। और स्टोमेटा का फंक्शन है इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर। प्लांट में वाटर और गैसेज का एक्सचेंज कहाँ से होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। Look at the structure of stomata. Stomata include 2 kidney-shaped, bean-shaped cells called guard cells. In the middle, stomatal pore is there. Guard cells contain the cell organelle chloroplast, which contains the green pigment chlorophyll. अब इस स्टोमेटा में गैसेस और वाटर का एक्सचेंज कैसे होता है? गार्ड सेल्स जो हैं जब स्वेलो कर जाते हैं, जब फूल जाते हैं, फूल कब जाएंगे? जब इनके अंदर पानी भर जाएगा और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो सेल के अंदर मूव कर जाते हैं और इसी वजह से गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं? स्वेलो कर जाते हैं, स्टोमेटल पोर खुल जाता है और बाहर से गैसेस और वाटर अंदर आ जाते हैं, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाएं, श्रिंक कब करेंगे? जब एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस होगा। एक्सोस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है? जस्ट अपोजिट, इसमें वाटर का क्या होता है? लॉस हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
बाहर रिलीज हो जाते हैं, जिसके वजह से गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाते हैं और श्रिंक करने के वजह से स्टोमेटल पोर भी श्रिंक कर जाता है और गैसेस और वाटर का एक्सचेंज होना बंद हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि गार्ड सेल्स जब स्वेलो करते हैं तब स्टोमेटल पोर खुल जाते हैं और गैसेस और वाटर का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। जब गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाते हैं एक्सोस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू तो स्टोमेटल पोर भी क्लोज हो जाता है और वाटर और गैसेस का एक्सचेंज होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब था, ऑटो मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, वैसे ही यहाँ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। The organisms that cannot synthesize their own food, वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, एंड आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। तो दीज ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स और न्यूट्रिशन कहलाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स एंड फंगी। The three main types of heterotropic nutrition are, heterotropic nutrition 3 types का होता है। फर्स्ट है holozoic nutrition। holozoic nutrition में complex food is taken into digestive system and broken down into small pieces to be absorbed। holozoic nutrition में solid food का intake किया जाता है। solid food जो कि complex food होता है उसका intake होता है body में और फर्दर फिर उसका डाइजेशन किया जाता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके और ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है अमीबा एंड ह्यूमंस। नेक्स्ट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रो मीन्स रॉटन, रॉटन मीन्स खराब, जो चीज़ें खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। So the organisms which feed on dead and decaying matter of other organisms, वो organisms जो कि सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं, like rotten leaves, rotten wood, dead decaying plant, animal, dead body. These organisms are called saprophytes and the nutrition is called saprophytic nutrition. Example fungi like bread mold, yeast, mushroom. yeast और mushroom आपने नोटिस किया होगा, ये वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पर सड़ी गली चीज़ें हों। लीव्स जैसे पेड़ से लीव्स गिर जाती हैं तो लीव्स गिर जाती हैं तो वो मतलब सड़ने करने लगती है नीचे, तो वहाँ पर मशरूम्स ग्रो करने लगते हैं। फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड, अगर आप ब्रेड को बरसात के दिनों में एक दिन के लिए भी बाहर रख दें तो नेक्स्ट डे आप देखेंगे उसके ऊपर एक फंगस लग जाती है, उसी फंगस को हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Organism obtain food from other living organism, the host with the host receiving no benefit from the parasite। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड या इनसाइड रहता है और आउटसाइड या इनसाइड रहकर उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है और अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट एंड द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। पैरासाइट को तो फ़ायदा ही फ़ायदा होता है क्योंकि वो वहाँ उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा होता है, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर रहा होता है, और नुकसान किसको होता है, होस्ट बॉडी को नुकसान होता है, उसे डिसीज़ हो सकती है, ठीक है, और उसको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे होस्ट को। एग्जाम्पल कसकुट्टा, पिचर प्लांट, अमरबिल जिसे आप कहते हैं हिंदी में। तो अमरबिल कोई अगर बड़ा प्लांट है तो उसके ऊपर ग्रो कर जाती है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करती है। लीचेस, टेपवॉर्म्स, ये भी पैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कैसे किया जाता है, उसको बॉडी के अंदर लिया कैसे जाता है। अगर कोई फूड बाहर है तो उस फूड को अंदर बॉडी के अंदर लेना होता है तो उसको कैसे लेते हैं, तो ये हम सबसे पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। हम डायग्राम से ही इसको समझते हैं कि जो सिंगल सेल्ड अमीबा है वो फूड को कैसे ऑब्टेन करता है। अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस इन द सेंटर। अब इस सिंगल सेल्ड अमीबा के अगर सराउंडिंग्स में अगर कोई भी फूड पार्टिकल आता है तो फूड पार्टिकल जब उसके आसपास आएगा तो जो सेल मेम्ब्रेन है
वो एक्सटेंड हो जाती है, उस फूड पार्टिकल के चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर बढ़ने लगती है, उस फूड पार्टिकल की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, और एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया की हेल्प से, विच इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इज यूज्ड टू कैप्चर फूड। अब जो ये सूडोपोडिया बन गया है फूड पार्टिकल के चारों तरफ, अब ये फूड पार्टिकल और सूडोपोडिया क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, मतलब ये मिल जाते हैं और बनाते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बन जाने के बाद ये फूड वैक्यूल बॉडी के अंदर जाता है, उस सिंगल सेल अमीबा के अंदर जाता है, और फूड का क्या होता है, उस फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, और सिंपल सब्सटेंसेस का फिर डिफ्यूजन हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और जो फूड वैक्यूल के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है वो अनडाइजेस्टेड फूड सेल सरफेस की तरफ मूव करता है एंड इज थ्रोन आउट। तो बिल्कुल सिंपल है, इसे आप डायग्राम के थ्रू समझें तो आपको ध्यान रहेगा। नाउ वी स्टडी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स आते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। इन टर्म्स के मतलब मैंने आपको समझा दिए। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम extends from mouth to anus. This extension from mouth to anus is called alimentary tract. इस पाथ को, माउथ से जो एनस तक जो पाथ गया है, एक रास्ता गया है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री ट्रैक्ट कहते हैं, एलिमेंट्री पाथ कहते हैं, डाइजेस्टिव पाथ भी कहते हैं। नाउ माउथ contains teeth, tongue and salivary glands. Salivary glands माउथ में 3 टाइप्स के होते हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड द लास्ट इज पैरोटिड। तो ये 3 salivary glands प्रेजेंट होते हैं माउथ में, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड। देन माउथ लीड्स टू ईसोफेगस. ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप. फूड पाइप extends to stomach. Stomach is a J-shaped organ. Stomach then opens into duodenum. Duodenum leads to jejunum. Jejunum leads to ileum. Duodenum, jejunum और ileum ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं. ये 3 पार्ट्स को मिलाकर ही स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है. असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं. अपेंडिक्स भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम इज रेक्टम एंड एनस. दीज आर द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं. लेकिन जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से बनता है. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में तो ये ऑर्गन्स आ गए. अब ग्लैंड्स में कौन से ग्लैंड्स आते हैं? स्लेवरी ग्लैंड्स जो मैंने आपको अभी बताए. उसके अलावा लीवर भी ग्लैंड में आता है और इट इज़ इनफैक्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. लीवर की सिक्रीशन जो होती है वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाती है. ठीक है. अब लीवर क्या सिक्रीट करता है और क्या स्टोर रहता है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे. पैनक्रियाज एक्ट एज बोथ ऑर्गन एंड ग्लैंड. पैनक्रियाज जो है वो ऑर्गन की तरह भी एक्ट करता है और ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है. इसके दोनों फंक्शंस हैं. नाउ वी स्टडी द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन को पढ़ेंगे. इन ह्यूमन्स डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स. ये तो मैंने आपको अभी बताया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स से बना है.
इन द माउथ फूड इज क्रश्ड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स थ्रू चूइंग। जब हम फूड का इंटेक कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ माउथ। ठीक है, फूड माउथ में गया, माउथ में फूड जाने के बाद फूड को च्युइंग करने का काम, फूड को चबाने का काम कौन करता है? टीथ। देन टंग का फंक्शन क्या होता है? टंग का फंक्शन होता है टेस्ट करना, फूड को टेस्ट करने का काम करता है टंग। और टंग में 4 तरह की टेस्ट बड्स होती हैं, स्वीट, सोर, सॉल्ट, बिटर। ये 4 तरह की टेस्ट बड्स टंग में प्रेजेंट रहती हैं, जिसकी वजह से हम फूड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, फूड के डिफरेंट फ्लेवर को हम टेस्ट कर पाते हैं। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ टीथ एंड टंग। अब स्लेवरी ग्लैंड्स भी माउथ में ही प्रेजेंट होते हैं, तो उनका क्या फंक्शन है? स्लेवरी ग्लैंड्स से सिक्रीट होता है सलाइवा। Food is mixed with saliva secreted by salivary gland which contains salivary amylase for digesting starch. अब क्योंकि फूड कुछ टाइम के लिए ही माउथ में रहता है, तो माउथ में जब तक फूड रहता है तो वहीं पर कुछ डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और डाइजेशन स्टार्ट होती है, जैसे हम जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो माउथ में शुरू हो जाता है। फूड इज मिक्सड विद सलाइवा। फूड जो है सलाइवा के साथ मिक्स करता है और सलाइवा गिव्स द वेटिंग इफेक्ट टू फूड। सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम salivary amylase which digest starch. Starch, which is a form of carbohydrate, is digested by salivary amylase present in saliva. स्लेवरी अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करके किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और माल्टोज क्या है? स्टार्च का सिंपलर फॉर्म है। तो ये फंक्शन था स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम का, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। नाउ फूड पासेस थ्रू द ईसोफेगस टू रीच द स्टमक। अब फूड माउथ से ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। अब ईसोफेगस जो हमारी फूड पाइप है, उस फूड पाइप में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है, यानी कंट्रैक्शन पास आना और रिलैक्सेशन दूर जाना। तो इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट के वजह से ही जो हमारा फूड है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड जो है वो मूव कर पाता है ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक के बाद फर्दर ऑर्गन्स में जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही फूड पास कर पाता है फ्रॉम वन ऑर्गन टू नेक्स्ट ऑर्गन। अब जब फूड माउथ से ईसोफेगस होते हुए स्टमक में आ गया, देन स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक जूस विच इन टर्न कंटेन्स पैप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, HCl एंड म्यूकस। अब स्टमक में, जैसे कि माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, वैसे ही स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। उस गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं उस जूस, गैस्ट्रिक जूस में। फर्स्ट एंजाइम इज पेप्सिन। पेप्सिन, सेकेंड इज HCl एंड थर्ड इज म्यूकस। अब इनका फंक्शन क्या है? The HCl creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. HCl जैसे ही फूड की स्मेल आती है एक्चुअली, वैसे ही स्टमक में माइन्यूट अमाउंट में HCl सिक्रीट होने लगता है, बहुत माइन्यूट अमाउंट में। और उस माइन्यूट अमाउंट में जब HCl सिक्रीट होता है तो स्टमक का मीडियम कैसा हो जाता है? एसिडिक मीडियम हो जाता है। और एसिडिक मीडियम स्टमक का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो ये एंजाइम पेप्सिन होता है वो स्टमक में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और जब HCl मीडियम एसिडिक कर देता है स्टमक का, तो ये एंजाइम पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है इन एसिडिक मीडियम और प्रोटीन की डाइजेशन को शुरू कर देता है। अब क्योंकि HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ही है, तो उससे स्टमक की वॉल्स को
डैमेज हो सकती हैं उससे स्टमक की वॉल्स, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे स्टमक में म्यूकस सीक्रेट होता है विच प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। तो HCl से प्रोटेक्शन के लिए हमारे स्टमक में म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि HCl के इफेक्ट को कम कर देता है और स्टमक की लाइनिंग्स को, स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो पैप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन की डाइजेशन, HCl का फंक्शन है स्टमक के मीडियम को एसिडिक करना ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव हो जाए, और म्यूकस का फंक्शन है HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उससे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करना, उसको सेव करके रखना। नाउ फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड जो है स्टमक से कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मैंने आपको अभी बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ स्टमक से फूड ड्यूडेनम में पहुँचता है, और ड्यूडेनम में फूड पहुंचने के बाद वहाँ पर 2 सिक्रीशन होती है, लीवर की सिक्रीशन होती है और पैनक्रियाज की सिक्रीशन होती है। लीवर सिक्रीट करता है, द लीवर सिक्रीट बाइल जूस विच इज टेम्परेरी स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि टेम्परेरी गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, और जैसे ही फूड ड्यूडेनम में आता है गॉल ब्लैडर से बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में रिलीज हो जाता है बाइल जूस, और बाइल जूस का फंक्शन है इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस डाइजेशन की फैट की डाइजेशन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन शुरू हुई थी माउथ में, प्रोटीन्स की डाइजेशन शुरू हुई स्टमक में, और स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम क्योंकि एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है तो फैट की डाइजेशन शुरू हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में। The pancreas secrete pancreatic juice which contain enzymes trypsin and lipase for digesting protein and fats respectively। अब ड्यूडेनम में मैंने अभी बताया आपको कि लीवर की सिक्रीशन भी ड्यूडेनम में हो रही है और पैनक्रियास की सिक्रीशन भी ड्यूडेनम में हो रही है। पैनक्रियास सिक्रेट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की और लाइपेज डाइजेशन करता है फैट्स की। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूस। अब फाइनली जब स्मॉल ड्यूडेनम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ड्यूडेनम से जैसे ही फूड नेक्स्ट पार्ट जिजेनम में जाता है, इलियम में जाता है, तो वहाँ इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है, और इंटेस्टाइनल जूस फाइनली फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट करता है इनटू द सिंपलर फॉर्म। जैसे कार्बोहाइड्रेट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाते हैं फाइनली पूरी तरह से। प्रोटीन्स का सिंपलर फॉर्म है अमाइनो एसिड, और फैट्स का सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। यानी कि जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उसका माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचते पहुँचते पूरा डाइजेशन हो चुका है, पूरा ब्रेकडाउन हो चुका है उनका, और वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म है ग्लूकोज, प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म है अमाइनो एसिड, फैट्स का सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। जब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड का कंप्लीटली डाइजेशन हो गया, तो अब हमें उस सिंपलर फूड को एब्जॉर्ब करना है। इनटेक हो गया, डाइजेशन हो गया, अब उस डाइजेशन के दौरान उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमने सिंपल में कन्वर्ट कर लिया, अब उस सिंपलर फूड को हमें एब्जॉर्ब करना है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए द विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड सप्लाई इट टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरह से, जो कि क्या करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड के न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन होने के बाद उस न्यूट्रिएंट्स को, उस सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमुलेट करते हैं। एसिमुलेट मतलब उस
एब्जॉर्वेबल, सॉल्यूबल, सिंपलर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स को हम एवरी सेल ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट करते हैं और इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है. नाउ द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटीरियल. अब जो अनएब्जॉर्ब फूड रह गया, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता बॉडी, तो उस अनएब्जॉर्ब फूड को अब लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. देखो सीरीज में चल रहा है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, पाथ बाय पाथ, ऑर्गन टू ऑर्गन फूड मूव कर रहा है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ विलाय प्रेजेंट होते हैं जो कि उस अनएब्जॉर्ब्ड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करके जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो सॉलिड फियसिस में कन्वर्ट हो जाता है और वो सॉलिड फियसिस टेम्परेली रेक्टम में स्टोर रहते हैं एंड इज थ्रोन आउट थ्रू एनस. तो ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का टॉपिक था. इसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन मैंने आपको समझा. आई होप आज का टॉपिक जो न्यूट्रिशन है वो आप सबको समझ आया होगा और इस चैप्टर के जो बाकी के टॉपिक्स हैं, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.